तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। यह है हमारा ऐसे हिंदी कोल्हान यूनिवर्सिटी का पार्ट 2। ठीक है, पेपर का नाम क्या है? ऐसे हिंदी कंपोजिशन, जो कि सेमेस्टर 1 में पूछा जाता है। पार्ट 1 कोल्हान यूनिवर्सिटी में देखते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था, जिसमें हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और क्या पढ़ा था? सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के बारे में पढ़ा और विशेषण के बारे में पढ़ा है। ठीक है, ये चारों के बारे में पढ़ा है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। सर्वनाम के 6 गो भेद। क्रिया के 2 गो भेद। ठीक है, और विशेषण के 4 गो भेद। समझ गए? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग करने वाले हैं क्या क्या, एक बार बता देता हूँ। उपसर्ग, उपसर्ग पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रत्यय, प्रत्यय, फिर क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग, प्रत्यय, फिर पढ़ेंगे समास, और फिर पढ़ेंगे संधि। ठीक है, संधि, कौन संधि जी? वही संधि। ठीक है, वही संधि। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, उपसर्ग कहते किसको हैं? ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रेफिक्स कहा जाता है। हालांकि हमें इंग्लिश नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी जान के रखना है। ठीक है, उपसर्ग, प्रेफिक्स। प्रे मतलब होता है पहला, और फिक्स मतलब होता है जोड़ना, यानी कि पहले जोड़ना, पहले जोड़ना। प्रे मतलब पहले और फिक्स मतलब जोड़ना। उसी तरह से उप मतलब पहले होता है, सर्ग मतलब जोड़ना होता है, यानी कि पहले जोड़ना। उपसर्ग का अर्थ क्या है? पहले जोड़ना। उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, का आंसर उपसर्ग कैसे कहते हैं? किसी भी शब्द के पहले जुड़कर, किसी भी शब्द के पहले जुड़कर अगर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे जैसे कार है। ठीक है, कार, कार मतलब क्या होता है आपको मालूम है? मारुति कार। ठीक है, और कार के पहले अगर हम कला जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? कला, कला जोड़ दिए, अब क्या हो जाता है? कलाकार, कलाकार। अब कलाकार मतलब क्या होता है? आर्टिस्ट। तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। समझ गए? शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया पहले जोड़ने से, तो हमारा जो नया शब्द बना वह कलाकार है। यानी कि उपसर्ग वैसा शब्द है जो किसी शब्द के पहले जोड़कर अगर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। समझ गए? हाँ, जैसे हार है। हार मतलब क्या होता है? नेकलेस, जिसको हम लोग देते हैं गिफ्ट में। ठीक है, और उसके पहले अगर हम प्र जोड़ते हो जाता है प्रहार। प्रहार मतलब घात करना, वार करना। समझ गए? हाँ, इसको तो सब कोई जानता है, तो ज़्यादा हम इस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उपसर्ग के कितने प्रकार हैं। उपसर्ग के प्रकार कितने हैं? तो उपसर्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। बस प्रकार सब जानिए, आपको डिटेल में नहीं जानना होगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है बॉस, कम पढ़ना है, ज़्यादा समझना है। ठीक है, तो उपसर्ग के कितने प्रकार हैं? 3। संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। इतना आसान? हाँ भाई, इतना आसान। चलिए और हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। संस्कृत उपसर्ग क्या है? तो संस्कृत उपसर्ग वे हैं जब संस्कृत के शब्द आगे जोड़ा जाता है। ठीक है, वे उपसर्ग जो तत्सम शब्दों, तत्सम मतलब होता है संस्कृत। ठीक है, वे उपसर्ग जो संस्कृत के शब्दों से जोड़े जाकर बनाए जाते हैं उसे संस्कृत कहा जाता है। जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, औ, आ, उत, उर, उप। कैसा कैसा लगने लगता है यार। ठीक है, तो जब संस्कृत के शब्द से जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे संस्कृत उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा हिंदी उपसर्ग। जब किसी शब्द के आगे हिंदी के शब्द जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया जाता है तो उसे हिंदी उपसर्ग कहते हैं। जैसे जैसे अ, उद, उन, औ, दु, नी, बिन, भर, कु, सु। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एक वर्ड देते हैं हिंदी उपसर्ग का, कुमारी। क्या दिए? कुमारी। कुमारी मतलब बैचलर लड़की जो शादीशुदा नहीं है। इसके पहले हम लगा दिए सु, तो क्या हो जाता है? सुकुमारी। सुकुमारी मतलब वह कुमारी जो सुंदर है। अच्छा, चलिए मेरे लिए तलाश कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा वर्ड जो कुमारी के पहले अगर हम सु लगा दिए तो सुकुमारी हो गया। ठीक है, जैसे और भी वर्ड आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम अ, बहुत सारा शब्द बना सकते हैं। हाँ, जैसे मेरा दिन है, दिन एक शब्द है, इसके पहले हम प्रति जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? प्रतिदिन, यानी कि एवरीडे।
तो हमारा अर्थ परिवर्तन हो गया और ये संस्कृत का शब्द बन गया। तो संस्कृत के शब्द से जुड़कर अगर उपसर्ग बनाया जाता है तो उसे संस्कृत उपसर्ग कहते हैं। अगर हिंदी के शब्द जोड़कर उसे उपसर्ग बनाया जाता है तो उसे हिंदी उपसर्ग कहते हैं। विदेशी उपसर्ग क्या है? कुछ वर्ड हैं जो विदेशी हैं, ठीक है। विदेशी उपसर्ग विदेशी भाषा जैसे कि उर्दू भाषा, फारसी भाषा और अंग्रेजी भाषा के शब्दों से जोड़कर अगर उपसर्ग बनाया जाता है तो उसे विदेशी उपसर्ग कहते हैं। जैसे जैसे कौन कौन से वर्ड हैं? अल, एन, कम, खुश, गैर, दर, ना, फिल, उब, बर। तो जनरली ये सब जो है आपका कौन सा वर्ड है मालूम है? ये सब है आपका कौन सा वर्ड है जी? एक मिनट, मेरे घर में डॉक्टर आया है, चलिए कोई बात नहीं, उनको हम देख के आ देते हैं तुरंत। जस्ट वेट 1 मिनट। चलिए, देखिए बारिश में ना थोड़ा गाड़ी वगैरह संभल के चलाइएगा। मतलब है एक अंकल अपने ही, तो वो गिर गए थे बारिश से फिसल के। आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अभी पूरा बारिश हो रहा है, आराम से बाइक चलाओ यार, ठीक है। अभी कुंवारा नहीं मरना है आप लोग को, ठीक है। चलिए, तो आराम से बाइक चलाइएगा, धीरे धीरे, होले होले, होले होले हो गया है प्यार हो सजना। चलिए, तो समझ गए उर्दू के शब्द उपसर्ग के कितने भेद हैं? 3, संस्कृत, हिंदी और विदेशी। लिख लीजिएगा ना तो आप भूलिएगा नहीं, सच में सच में। अगला है प्रत्यय। तो उपसर्ग का उल्टा होता है प्रत्यय। पहले हम लोग उपसर्ग में क्या करते थे? शब्द के आगे जोड़ते थे। प्रत्यय में क्या होता है कि शब्द के पीछे जोड़ा जाता है, ठीक है। किसी शब्द के अंत में जोड़कर अगर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें तो उसे प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वही कलाकार वाला ऑप्शन लेते हैं। अब कला को पहले लिख दिए, कला एक वर्ड है, इसके लास्ट में हम लोग कार जोड़ दिए तो कलाकार हो गया। कला मतलब क्या होता है? आर्ट, और कार जोड़ देंगे तो हो जाएगा आर्टिस्ट, ठीक है, कलाकार। समझ गए ना? ये कलाकार जो वर्ड है ना आपका दोनों में काम देगा। चलिए, और क्या है? तो जैसे आपका उपसर्ग के 3 भेद थे, उपसर्ग के 3 गो भेद था, हिंदी, संस्कृत और विदेशी। अब प्रत्यय के 2 गो भेद हैं। कितना? 2 गो। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, ठीक है, और तद्धति प्रत्यय। कौन कौन? कृत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय। बोल रहे थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा? हाँ बिल्कुल लग रहा अटपटा। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत के वर्ड है इसलिए आपको अटपटा लग रहा है, और हम लोग हिंदी के ज़माने में जी रहे हैं, ठीक है। अभी हम बोल देंगे संस्कृत का 1-2 वर्ड, ठीक है, तो आप नहीं समझ पाइएगा। तो हम लोग हिंदी के ज़माने में जी रहे हैं ना, इसीलिए ये अटपटा लग रहा है। कृत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय, ये 2 वर्ड हैं जो कि प्रत्यय के 2 भाग होते हैं। कृत प्रत्यय क्या है? तो वैसा प्रत्यय शब्द जो मूल रूप से धातु से जुड़ते हैं, ठीक है। धातु मतलब जिस पे एकदम मूल वर्ड, ठीक है, जो बेसिक वर्ड होता है। जैसे पढ़, पढ़ एक धातु है, अगर हम इसमें ई जोड़ेंगे तभी हमारा पढ़ाई होगा, समझ रहे हैं ना। लिख, लिख एक धातु है, अगर इसमें हम आवट जोड़ेंगे तभी हमारा लिखावट होगा। जैसे क का मूल वर्ड ये है क, अगर हम इसमें अ जोड़ेंगे तब जाके बनता है हमारा पूरा क। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ समझते होंगे। जैसे हम लिखे आम, आम जो वर्ड बना है ये कैसे बना है? ये आ और इस तरह से बना है, मो रेप और जोड़ ओ, ठीक है, इस तरह से बना है। तो ये जितना भी क ख ग लिखे हैं तो हम लोग इसमें 2 गो वर्ड छिपा है, आधा क जोड़ अ बराबर क। तो ये मूल धातु हो गया, ठीक है। मूल धातु उसी को बोलते हैं जो मूल रूप होता है वर्ड का। तो कृत प्रत्यय क्या करता है? मूल रूप के साथ जोड़ता है, ठीक है। जबकि तद्धति प्रत्यय क्या करता है? तो तद्धति प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं। जैसे धन, धन क्या है? पैसा, ठीक है, संज्ञा है, मटेरियल नाउन है, ठीक है। मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सुंदरता क्या है? विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दिया है या तो संज्ञा रहेगा या सर्वनाम या फिर विशेषण रहेगा, ठीक है। अगर मैं होता या फिर तुम होते, या फिर मतलब तुम का वर्ड मैं ये ऐसा ही कर रहा हूँ, मैं हमेशा लोगों को आप करके ही बुलाता हूँ, ठीक है, और आपको भी आप करके बुलाना चाहिए। यू कीप रिस्पेक्ट, आई गिव रिस्पेक्ट, ठीक है। तो धन जोड़वान बराबर हो गया धनवान, मानव जोड़ता बराबर मानवता, सुंदर जोड़ता बराबर सुंदरता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ है मैं मानता हूँ। तो बस प्रत्यय किसी शब्द के पीछे में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसको प्रत्यय बोलते हैं। 2 भेद होता है, कृत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय, समझ गए। अब आता है संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।
संधि, अरे भाई जब आप शादी कीजिएगा तो आपकी माता और आपके पिता और आपके मतलब होने वाले हस्बैंड या वाइफ की माता और उनके पिता आपस में संधि हो गए हैं। संधि मतलब मिलन, संधि मिलन होता है ना। तो बस वही समझिए कि संधि क्या है, दो वर्णों का मेल होता है। वहाँ पे दो संधियों का मेल होता है, यहाँ पे दो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, दो वर्णों का मेल होता है, वहाँ पे दो संधियों का मेल होता है। तो संधि क्या होता है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसी को संधि बोलते हैं। क्या बोले, दो गो वर्ण के मेल से जो परिवर्तन करके जो नया वर्ड बनता है उसी को संधि बोलते हैं। ठीक है, परिवर्तन होके नया शब्द बना, समझ गए ना। दो वर्णों के मेल से बनने वाले नए शब्द को संधि बोलते हैं। और हम लोग बोलते थे दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन होता है। ठीक है, अब जानते हैं संधि का अर्थ मेल होता है, ठीक है, या जोड़ होता है। जब दो वर्ण स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, डोंट माइंड, ठीक है, जब दो वर्णों के मेल से एक शब्द बनता है, ठीक है, वही हुआ ना कि दो फैमिली जुड़ा और एक फैमिली बन गया। ठीक है, और फिर थर्ड पार्टी आ जाता है 9 महीने के बाद। ठीक है, तो वही पूरा का पूरा संधि का कॉन्सेप्ट आपका फैमिली लाइफ पे डिपेंड है। ठीक है, देख के थोड़ा सा सोचिए कि दो वर्णों के मेल से परिवर्तन हो गया, ठीक है, यानी कि नया रिलेशन बना और फिर एक नया कॉन्सेप्ट बनता है जिसको हम लोग बेबी बोलते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको संधि बोलते हैं। ठीक है, जब दो वर्ण एक दूसरे के पास आते हैं, समझ रहे ना, पास आते हैं, हाँ, और उनके मिलन से कोई विकार मतलब परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। जो नया आया रहा ना फैमिली आपका, वही संधि है। चलिए समझ गए होंगे ना। हाँ, वो कौन सा डायलॉग है, बोलता है समझे, नहीं समझे, अच्छा एक बार नहीं बोलता है। चलिए, तो दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है और जो नया शब्द बनता है उसी को संधि बोलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ, तो ये 3 प्रकार का शब्द होता है। अब बात करते हैं 3 प्रकार का। हाँ, संधि के 3 गो भेद होते हैं। यही जितना भी है ये सब संधि विच्छेद ये तीनों सही प्रकारों में आते हैं। जैसे सूर्योदय, सूर्य जोर उदय बराबर सूर्योदय। ठीक है, यहाँ अ क्या है, हमारा स्वर वर्ण है, उ क्या है, स्वर वर्ण है, इन दोनों के मिलकर ओ बना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्वर वर्ण है ना, तो ये हमारा स्वर्ण संधि हो गया, स्वर संधि। फिर अगर क ख ग, अच्छा आपको आता है ना, ओ से लेकर अ तक व्यंजन वर्ण कहा जाता है, इंग्लिश में वोवेल बोलते हैं। और क से लेकर के ज्ञ तक क्या है, आपका व्यंजन वर्ण है। ठीक है, ये सब स्वर वर्ण है, ये सब व्यंजन वर्ण है। तो स्वर्ण वर्ण से जुड़कर अगर हमारा संधि बने तो उसको स्वर संधि बोलते हैं। अगर व्यंजन वर्ग से मिलकर अगर संधि बनता है तो उसको हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज। ठीक है, अरेंज हम इसको बोलेंगे क ख ग वाला को, क्योंकि मैक्सिमम आदमी अरेंज कर रहा है, और ये आपका ओ आर सही वाला को हम लोग लव बोलेंगे। ठीक है, और एक थर्ड है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कौन वाला है, जो भाग के करता है। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे कुल मिला के हम लोगों ने बहुत मज़े के साथ इसको समझा है। सूर्योदय, सूर्य जोर उदय, विद्या जोर आलय। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी हमारा ओ आ रहा है, यानी कि ये कौन सा संधि है, तो व्यंजन संधि या स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, सज्जन, सत जोर जन, तो यहाँ पे हमारा तो आ रहा है, ये क्या है, तो और जो व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि। समझे, अब मैं समझाता हूँ आपको। संधि तो समझ गए कि दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको संधि बोलते हैं। संधि के 3 मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी मैंने बताया ये लव, ये अरेंज और ये भाग के करने वाला। ठीक है, जो बहुत रेयर केस में होता है ना, भाग के वही कर पाता है जिसके पास जिगर नहीं जिगरा होता है, और एक तरह से हम लोग इसको मूर्खाली बुद्धि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब करना नहीं रे भाई देखिए हंस रहा है ना अच्छा, ये सब रुला देगा, ये सब करना नहीं। ठीक है, चलिए या तो आप इसमें आइए या फिर इसमें आइए। ठीक है, इसमें मत जाइएगा, ये भाग वाला बहुत डेंजर है, ज़िंदगी बर्बाद कर देगा आपको। ठीक है, एक तो पुलिस तंग करेगा, ऊपर से ये, तो ये रेयर केस में होता है। विसर्ग संधि बहुत कम प्रयोग होता है। ठीक है, जनरली या तो आपका व्यंजन होगा या फिर स्वर संधि होगा। स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब दो स्वरों के मेल से
होने वाला जो परिवर्तन मतलब दो स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होकर नया शब्द बनता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। उसी तरह से जब व्यंजन वर्ण के मेल से जो नया शब्द बनता है उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। विसर्ग संधि जब दो स्वर या व्यंजन, ठीक है, जब विसर्ग मिलते हैं, जैसे विसर्ग में हलंत लगता है, ठीक है, ऐसा दो को लगता है हलंत, तब उसको विसर्ग संधि बोलते हैं। आइए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलो समझाओ एकदम। और दिमाग में ये मत टेंशन डालिएगा कि मुझे याद करना है, अरे भाई याद नहीं करना है, जितना याद रहे उतने से काम चलाओ, ठीक है। लिखिएगा तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ये सब याद करने का चीज़ है। स्वर संधि तो देव जोर इंद्र, ठीक है, देव जोर इंद्र बराबर क्या हो जाता है देवेंद्र। महाजोर इस, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए ई है, क्या है ये ई है, तो यहाँ पे क्या है स्वर संधि है। यहाँ पे भी देखिए इस, महाजोड़ इस बराबर महेश हो गया। यहाँ पर समझ गए, तो ये व्यंजन वर्ण इसमें मिल रहा है या स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। अगर स्वर वर्ण से मिलके बनेगा तो स्वर संधि, व्यंजन वर्ण मिलके बनेगा तो व्यंजन संधि, ठीक है। यहाँ पे देखिए उत जोर लास, ठीक है, उल्लास, उल्लास मतलब एक तरह से हम लोग बोलते हैं ना इंजॉयनेस, ठीक है। सतजोर मार्ग, सन्मार्ग यानी कि अच्छा मार्ग, राइट वे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है क ख ग घ आ रहा है यानी कि व्यंजन वर्ण आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा व्यंजन संधि। अब आ जाते हैं रेयर केस, जो कि रेयर केस बहुत कम मिलता है, ठीक है, इसमें बहुत रिक्स है भाई, ठीक है। और लाइफ में इस सब में कूटा कुटाई एकदम पूरा होता है, इसलिए इस लाइन में मत जाओ, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमारा आता है नि जोर छल बराबर निश्छल, ठीक है, यानी कि कोई प्रपंच नहीं, ठीक है। मन जोर हर बराबर मनोहर, मनोहर मतलब बहुत सुंदर दिखने वाला, ठीक है। तो ये विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि का पहचान क्या है, दो को हलंत रहेगा, देख रहे हैं दो को अनुपात वाला साइन, रेशियो वाला साइन लगता है इसमें। ओके दोस्त, चलिए अब अंतिम में आता है चौथा हमारा समास किसे कहते हैं। समास संधि का ही दूसरा रूप है, मतलब समास में संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है, और समास में दो पदों का मेल होता है। किसका, पद का, हाँ हाँ हाँ। तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है, इसमें दो पदों का मेल होता है, बस इतना ही अंतर है। कि समास किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द या पद आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसी को समास कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त मतलब छोटा रूप। समास का अर्थ क्या होता है, समास माने छोटा रूप, समझे। जब दो शब्द मिलके आपस में एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। इतना आसान है, इतना आसान है। संधि में क्या होता था, दो वर्ण मिल के एक नया शब्द बनाते थे। समास में क्या होता है, दो शब्द मिलके एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है, दो शब्द मिलके एक नया शब्द बनाते हैं तो उसको शब्द से ही शब्द बनता है, ठीक है, और वर्ण से यहाँ पे हमारा शब्द बनता है। संधि क्या है, तो वर्णों का मेल है, और समास क्या है, दो शब्दों का मेल है, ठीक है, इसी को समास बोलते हैं। समास के 6 गो भेद होता है, कई गो, 6 गो, 6 गो, हाँ 6 गो, 6 6 6। चलिए देखते हैं, तो 6 भेद होते हैं, कौन कौन। चलिए मैं पहले आपको आसान आसान सब समझाता हूँ, आसान आसान, होरे 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 हो गया है प्यार हो सजे। चलिए, तो पहला आता है हमारा सबसे आसान शब्द। अच्छा मैं पहले एक बार बता देता हूँ सब। बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, ठीक है, द्विगु समास, कहाँ गया द्विगु समास, किधर गया ये वाला, द्विगु समास, तत्पुरुष और अव्यय भाव। सबसे आसान कौन सा है पहले ये बताता हूँ। सबसे आसान है हमारा द्वंद्व समास। कौन सा है, द्वंद्व समास, ये वाला। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो द्वंद्व, द्वंद्व मतलब कैसा लगता है कि लड़ने वाला। ऐसे समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर टक्कर का हाल हो, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं, ठीक है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब द्वंद्व मतलब होता लड़ाई जैसा, ठीक है, यानी कि उसमें कोई बड़ा ना कोई छोटा। अब बोलिए ना बाप बड़ा ना भैया, ठीक है, कौन बड़ा है, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पे उसी तरह है कि माता बड़ा ना बाप, ना माए बड़ो ना बाप बड़ो, के बड़ो है बेचारे, बाबा ना माँ, के बड़ो नहीं, ठीक है, ना माँ ना बाबा, तो ना माँ बड़ी है ना माए बड़ो ना बाप बड़ो, के बड़ो। तो जब ऐसे वर्ड दो आते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज कर दें कि कौन बड़ा है, क्योंकि दोनों इक्वल हों, तो उसे हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं, ठीक है। वैसे समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद बराबर हो, उसे द्वंद्व समास बोलते हैं। क्या लिखिएगा, वैसा समास जिसका दोनों पद बराबर हो, ठीक है,
दोनों पद बराबर हो, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, उसको द्वंद्व समास बोलते हैं। जैसे माँ बाप, ठीक है, भाई बहन, दिन रात, चांद सूरज, ये सब क्या है, इक्वल है, ठीक है। सुबह शाम, इसमें बड़ा छोटा नहीं आंका जाएगा बस, ठीक है ना। बीएफ बड़ा ना जीएफ बड़ा, कौन बड़ा, कोई बड़ा नहीं भाई, ठीक है। सबसे बड़ा रुपया वही बता दे रहे हैं, सच बता रहे हैं। देखिए, और झारखंड में हो या फिर भारत में हो, शादी जो होता है ना मैक्सिमम पैसे के बल पे होता है। पैसा है तो होगा, नहीं है तो भाई तुम चलिए समझ गए बात, हाँ समझ गए हैं। चलिए, तो ये द्वंद्व समास समझ गए। अब आते हैं हम लोग द्विगु समास, किसके ऊपर, द्विगु। तो द्विगु समास क्या है, जिस समास में संख्यावाचक वर्ड का प्रयोग किया जाता है। संख्यावाचक माने जैसे चौमासा हमने बोल दिया, ठीक है। जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगु। जैसे चौमासा, चौमासा मतलब 4 मासों का समूह, चौमासा, ठीक है। इसके अलावा हमने बोल दिया चौराहा, चौराहा मतलब जहाँ पे 4 गो राह होता है, ठीक है, 4 वे होता है जहाँ पे, चौराहा। उसी तरह से पंचवटी, जहाँ पे 5 गो समूह होता है, 5 वटों का समूह, ठीक है। त्रिलोक, जो तीनों लोकों में समाया हो, यानी कि कौन, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, जो भी बोलते हैं आप, ठीक है। उसी तरह से दशानन, जिसका 10 गो मुख हो, जैसे रावण, दशानन, ठीक है। तो जहाँ पे संख्यावाचक वर्ड का प्रयोग हो और उसमें पूछे कि ये कौन सा समास है, तो क्या बताइएगा, द्विगु समास है। द्वंद्व समास, द्विगु समास 2 गो हो गया। अब आइए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है, जिस समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, ठीक है। मतलब 2 गो शब्द मिलेगा और जो वर्ड आएगा वो दोनों से अलग आएगा, तीसरा वर्ड आएगा, बिल्कुल, ठीक है। और इसमें अक्सर भगवान का नाम आता है, ठीक है। बहुब्रीहि समास में अक्सर भगवान का नाम आता है। जैसे ये जो दशानन वर्ड है ना, ये आपका बहुब्रीहि समास का भी है और आपका इसमें भी आता है, क्या बोलते हैं यार, त्रिगु में, ठीक है। द्विगु समास में भी आता है और ये इसमें भी आता है, एक दो कॉमन हो जाता है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि विष्णु भगवान। नीलांबर, नीला है कंठ, नीलांबर कौन है, नीलांबर या नीलकंठ कौन है, शिव जी, ठीक है। पीताम्बर, नीलांबर। उसके बाद लंबोदर, ठीक है। जितना भी भगवान का नाम आता है ये सब आपका बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। सिंपल सा मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि भगवान का नाम अगर पूछेगा दे देगा नीलांबर, पीताम्बर, ठीक है, चाहे लंबोदर, चाहे दशानन, चाहे गजानन, ठीक है। ये सब किस में आएगा, तो बहुब्रीहि समास में आएगा। और आपको डेफिनेशन क्या लिखना है कि जिस समास के दोनों पद मिलकर कोई तीसरा नया पद बनाता है उसको बहुब्रीहि समास बोलते हैं। तो हमने बहुब्रीहि पढ़ लिया कि भगवान के नाम वाले। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद बराबर हो, माँ बाप, भाई बहन जैसा। उसके बाद द्विगु समास क्या है, तो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। अब आता है 2 गो तत्पुरुष और कर्मधारय। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो जिस समास का दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष, देखिए एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान रहेगा, मतलब पहला पद नहीं, नहीं, पुरुष क्या होता है, लेडीज फर्स्ट होती है, पुरुष सेकंड होता है, ठीक है, लेडीज फर्स्ट होती है। तो यहाँ पे पुरुष क्या आ रहा है कि दूसरा पद में आ जा रहा है पुरुष, पुरुषवाचक समास मतलब सेकंड में आएगा, लेडीज फर्स्ट है इसलिए। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे हम लोग जो है तत्पुरुष समास कहते हैं, समझ गए। पुरुषवाचक मतलब दूसरा पद प्रधान, पहला पद नहीं, पहला पद तो रिजर्व है लेडीज़ के लिए, ठीक है, ऑलवेज आर लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे राजपूत, राजपूत जो पद है राजा का पुत्र, तो यहाँ पे राजा का नहीं पुत्र का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, पुत्र का। गंगा जल, यहाँ पे गंगा का नहीं जल का वैल्यू है, ठीक है, दूसरा पद प्रधान है। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय, जिस समास में पहला पद कर्मधारय से याद रखिएगा कि ये जो है कर्म और धारय, तो जिस समास का पहला पद विशेषण हो, ठीक है, जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष यानी कि संज्ञा, ठीक है, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। जैसे नील, नील क्या है, नील गगन, तो गगन और नीला यानी कि नीला गगन वाला, यानी कि हमारा पृथ्वी, पृथ्वी ग्रह, ठीक है। तो नीला क्या है, विशेषता बता रहा है किसकी, उस ग्रह की। गगन मतलब आसमान की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण देखिए यहाँ पे नील विशेषण है और गगन मतलब आकाश, मतलब वो आपका संज्ञा है, ठीक है।
वो संज्ञा एक ग्रह का नाम है, मतलब सॉरी पृथ्वी एक ग्रह का नाम है, ठीक है। तो समझ गए कि जिस वर्ड का पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। यानी कि जिसके विशेषता बताई जा रही है। चंद्रमुख यानी कि चंद्र जैसा मुख। चंद्र क्या है हमारा, ठीक है, चंद्र एक विशेषता है। मुख ऐसा व्यक्ति का मुख जिसका चंद्रमा जैसा मुख है, ठीक है, चंद्रमुख। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। देखिए समास थोड़ा सा टफ है। हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन जो व्याकरण है, समास आ जाता है, कारक आ जाता है, ठीक है, ये सब कठिन वाले वर्ड हैं। अब अंतिम प्रश्न है हमारा, संधि और समास में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों एक जैसा है, दोनों के मिलने से बनता है। तो इनमें देखिए संधि और समास दोनों ही हिंदी व्याकरण में शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया है, ठीक है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में दो शब्दों का मेल होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। संधि दो वर्णों के मेल से बनती है, जबकि समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनती है। समझ गए। नेक्स्ट है यहाँ पे संधि। संधि में दो वर्णों के आपस में मिलने से एक नया शब्द बनता है, ठीक है। इसके बाद बता दीजिएगा कि संधि के 3 गो भेद होता है, जबकि समास दो शब्दों के मेल से बनता है और समास के 3 गो भेद होते हैं, समास के 6 गो भेद होता है। इतना लिख दीजिए ना, काफ़ी है। बाकी ये इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। और क्या बताएंगे, हाँ कुछ कुछ बता देना चाहिए, चलिए बता देते हैं। तो चलिए मैं पहले छोटा कर लेता हूँ इसको, ठीक है। अब ठीक है ना, सॉलिड है। चलिए तो देखिए मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दिया करूँगा प्रत्येक वीडियो में, जो शायद आपको कहीं से नहीं मिले पर, ठीक है, मतलब मिलेगा बहुत, मतलब कोई बताएगा नहीं स्पेशली यार, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ डेफिनेटली लाइफ में बहुत काम आएगा, ठीक है। और हो सकता है अभी तक आप ये नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते हो, चलिए बताते हैं। तो टीचर के बारे में आज हमको बताएंगे एक्स्ट्रा। देखिए टीचर बहुत सारा होता है, ठीक है। आपको मालूम है कितना प्रकार का टीचर होता है, चलिए बताते हैं। जो लोग लास्ट तक देखिएगा, सच बता रहा हूँ, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। तो देखिए एक मास्टर होता है जो नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। एक मास्टर होता है जो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाता है। एक बिलो 5 मतलब एक क्लास से नीचे वालों को पढ़ाते हैं, उसको नर्सरी क्लास बोलते हैं, ठीक है, नर्सरी क्लास वाले। और एक मास्टर होते हैं जो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं। एक मास्टर होता है जो 6 से 8 के बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, ऐसा डिवाइड किया गया है, डिवाइड। एक बच्चा मास्टर होता है जो 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाता है। और एक होता है जो UG एंड PG को पढ़ाता है, UG एंड PG को पढ़ाता है, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ाता है। तो किसको कौन सा टीचर कहा जाता है। अगर कोई टीचर जो नर्सरी से नीचे, मतलब नर्सरी के बच्चों को पढ़ाता है, एक क्लास से नीचे के बच्चों को पढ़ाता है, तो उसको हम लोग NTT टीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NTT। हिंदी में बोलते हैं नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है, ये टीचर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट जो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग PRT टीचर। क्या बोलते हैं, PRT टीचर। PRT माने प्राइमरी टीचर, PR मतलब प्राइमरी और T से टीचर, ठीक है, PRT टीचर। अगर कोई जो 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं TGT टीचर। क्या बोलते हैं, TGT टीचर। हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में इसका पूरा नाम है T से ट्रेंड, G से ग्रेजुएट टीचर, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT टीचर कहा जाता है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी टीचर, ये आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। और ये जो 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसको हम लोग हाई स्कूल और मिडिल स्कूल हाई स्कूल बोलते हैं, ठीक है, और कॉलेज, इसको हम लोग बोलते हैं PGT टीचर। PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि अगर आपको 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाना है तो आपको PG किया होना चाहिए आप, ठीक है। और जो UG और PG के बच्चों को पढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, कुल मिला के प्रोफेसर, ठीक है। अगर आप प्रोफेसर हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, तब जाके आप UG एंड PG के बच्चों को पढ़ाइएगा, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ाइएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि मैं इनमें से किस में आता हूँ। चलिए, तो जिस कैटेगरी में आता हूँ अलग मैटर है, आपको बता सकते हैं, कॉमन सा रूल है। चलिए और एक चीज़ बताता हूँ, आज क्वेश्चन दे रहा हूँ कि बताइए कि झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, किसके आधार पे, तो क्षेत्रफल के आधार पे। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पे। चलिए आज का क्लास ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं यहीं पे। देखिए आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है और आपको लगता है कि नहीं हमारी मेहनत आपके एग्ज़ाम के काम आती है, तो आप इसमें 10 रुपये सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं फीस नहीं ले रहा हूँ, बस 10 रुपया, ज़्यादा नहीं यार, अपना काम बन जाता है बस, ठीक है, दैट्स ऑल। तो 10 रुपीज़ आप इसमें
फ़ोनपे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम, जो भी करना है सब चलेगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीडीएफ आपको हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइए। बाड़ी यार बाइक वगैरह धीरे चलाइएगा, बरसाती वगैरह सेफ्टी वगैरह लेके जाइएगा। ठीक है, और पंगा नहीं लीजिएगा किसी से, आराम से जियो यार, जियो और जीने दो। ऑल द बेस्ट। बताइएगा झारखंड का सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और एक नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा पार्ट 3 का।